हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सार गुप्ता एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम चैप्टर 38 पंचायती राज एंड चैप्टर 39 म्युनिसिपैलिटीज पे बेस्ड एमसीक्यूज को कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। सबसे पहले देखते हैं अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ अ विलेज comprised within the area of a panchayat at the village level is called. ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी वार्ड, ऑप्शन सी जिला पंचायत, ऑप्शन डी ब्लॉक पंचायत। एंड इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन ए ग्राम सभा। इनफैक्ट जो ग्राम सभा होती है दैट इज अ फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन आवर कंट्री। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, द टर्म ऑफ ऑफिस टू द पंचायत एट द एंट्री लेवल इज ऑफ, यानी कि जो पंचायत होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 4 साल, ऑप्शन डी 5 साल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5 years। इनफैक्ट जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं उनका भी जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। एंड कई सारी चीजें पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज के बीच सिमिलर हैं, कुछ ही डिफरेंसेस हैं। जैसे कि पंचायत आया 73rd से, म्युनिसिपैलिटी आया 74th से। कुछ फैक्चुअल डिफरेंसेस हैं। एंड अगर हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखें तो पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज का ऑलमोस्ट सेम है। सो अगर आप एक को पढ़ लेते हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? ये 1995 में पूछा गया था। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है विथ रिगार्ड टू लोकल गवर्नमेंट, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, लोकल गवर्नमेंट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट टियर इन द फेडरल सिस्टम, यानी कि जो स्थानीय सरकार होती है वो संघीय व्यवस्था में एक स्वतंत्र स्तर नहीं है, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो ऑटोनॉमस नहीं है। सेकेंड, 30% of seats in local bodies are reserved for women. Third, local government finances are to be provided by a commission. And D, election to local bodies are to be determined by a commission. अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ गलत है? गलत है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट है इंडिया में उसमें कितनी सीट्स रिजर्व होती हैं? 1/3, यानी कि 33.33% एंड नॉट 30%। सो बहुत ज्यादा माइन्यूट क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। थोड़ा बहुत आईक्यू लगाना था, लॉजिक लगाना था एंड इजिली इस आंसर को आप फाउंड कर सकते थे। क्योंकि यहाँ लिखा है 30% बट होती कितनी है? 1/3, एंड 1/3 मतलब कितना होता है? 33.33%। ठीक। थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। मतलब ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चन है। ऑन वन साइड वी हैव 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऑन द अदर साइड वी हैव राइट टू एजुकेशन, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आपको इन अमेंडमेंट्स को इन चारों चीजों में रिलेट करना है एंड सही पेयर फाउंड आउट करना है। फॉर दैट आई एम गिविंग यू 10 seconds. Just look at the question and found out the correct option. So इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड किसकी रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था? सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आया था 2002 में एंड इसने क्या ऐड किया था? इसने ऐड किया था राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसने किया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एंड 74th ने किया था म्युनिसिपैलिटीज को। सो बहुत इजी था एंड आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर फाउंड आउट कर लिया होगा। फोर्थ क्वेश्चन, a college student desires to get elected to the municipal council of his city. The validity of his nomination would depend on the important condition among others that, यानी कि एक कॉलेज जाने वाला एक स्टूडेंट है, वो म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसको बहुत सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ता है। उन क्राइटेरियाज में इन चारों में से क्या एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है? इस क्वेश्चन को 2000 में पूछा गया था। ऑप्शन ए,
he obtains permission from the principal of his college, यानी कि जिस कॉलेज में वो पढ़ रहा है वहां के प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ेगी. B, he is a member of political party. C, his name figures in voters list. And D, he files a declaration owing allegiance to the Constitution of India. So इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि a person who wants to contest election to पंचायती राज institution, his name must come in voters list. एंड इसके साथ साथ उसकी जो एज होनी चाहिए कम से कम जो है 21 साल होनी चाहिए. पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से परमिशन क्यों लेगा. दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना जरूरी नहीं है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, आप निर्दलीय भी इलेक्शन लड़ सकते हो. और चौथा भी गलत है, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शन में अ पर्सन नॉट नीड टू टेक एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी. फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला, द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 21 ईयर्स, यानी कि जो मिनिमम एज होनी चाहिए पंचायत में इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 21 साल है. सेकंड, अ पंचायत रिकंस्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन इंजॉयज कंप्लीट टर्म ऑफ 5 ईयर, यानी कि ऐसे किसी पंचायत को जिसका 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं हुआ है उसे डिसॉल्व करके एक नई पंचायत कॉन्स्टिट्यूट की जाए. सो ये जो नई पंचायत है वो कंप्लीट टर्म एंजॉय करेगी 5 साल का. क्या ये सही है, ये आपको बताना है. चार ऑप्शंस हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली. पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है. मिनिमम एज क्या है पंचायत में इलेक्शंस कंटेस्ट करने की 21, बट दूसरा गलत है, क्योंकि जब कभी पंचायत को प्री मैच्योर डिसोल्यूशन होती है उसकी एंड नई पंचायत कॉन्स्टिट्यूट की जाती है तो वो केवल और केवल रिमाइंडर पीरियड का टर्म एंजॉय करती है एंड नॉट अ कंप्लीट टर्म ऑफ 5 ईयर. एंड ये हमने कल भी समझा था थ्रू एन एग्जाम्पल. सो अगर आपको समझना है सेकेंड स्टेटमेंट का मीनिंग एकदम डीप में, सो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, उसमें हमने इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. Sixth, under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community-based rights or both? ये 2013 में पूछा गया था. ये बोल क्या रहा है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है उसके अंदर किसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इंडिविजुअल या कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स हैं उनके नेचर को और एक्सटेंट को डिटरमाइन करे. ऑप्शन ए स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिप्टी कमिश्नर, ऑप्शन सी तहसीलदार या बीडीओ, ऑप्शन डी ग्राम सभा. सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ग्राम सभा. एंड ये चीज कहाँ लिखी हुई है? ये चीज लिखी है सेक्शन सी ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006. ठीक. सेवेंथ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला, the superintendent's direction and control of election to the panchayat is vested with election commission of India, यानी कि जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं वो कौन करवाता है? हमारा इलेक्शन कमीशन. सेकंड, 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ म्युनिसिपैलिटीज. सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव. इसका सही आंसर है डी नन ऑफ द अबव. पहला स्टेटमेंट हमारा पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता, वो कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना. एंड दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है. क्यों? क्योंकि 11th शेड्यूल डील करता है पंचायत से एंड म्युनिसिपैलिटीज से कौन डील करता है? 12th शेड्यूल. इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, है ना. 8th क्वेश्चन, Which of the following are created for the administration of big cities? यानी कि जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक बॉम्बे, कोलकाता, बैंगलोर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, इन सबको एडमिनिस्टर करने के लिए क्या क्रिएट किया जाता है? ऑप्शन ए म्युनिसिपैलिटी, बी कैंटोनमेंट बोर्ड, सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डी टाउनशिप. सो इन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या क्रिएट किया जाता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. जहां तक बात है म्युनिसिपैलिटी की तो उनको क्रिएट किया जाता है टाउन्स के लिए या फिर स्मॉलर सिटीज के लिए.
कैंटोनमेंट बोर्ड को क्रिएट किया जाता है कैंटोनमेंट एरियाज के लिए, एंड इनके बारे में हमने डीप में थोड़ा कल वाले लेक्चर में पढ़ा था। सो अगर आपको थोड़ा और अच्छे से समझना है कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में, सो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। एंड जहां तक बात है टाउनशिप की, तो टाउनशिप जो है लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेस इनको एस्टैब्लिश करते हैं टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज टू देयर स्टाफ हु लिव इन हाउसिंग कॉलोनीज बिल्ट नियर द प्लांट। सो सिंपल वर्ड में मतलब ये है कि कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल बिरला, तो वो अपने स्टाफ को एकोमोडेट करता है, उनके लिए कॉलोनी बनाता है। अब उसने जो कॉलोनी बनाई उनमें जो सिविक एमिनिटीज हैं जैसे कि वाटर सप्लाई, गार्बेज कलेक्शन, इन सब चीजों के लिए जिस एडमिनिस्ट्रेशन को बिरला या फिर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट सेटअप करेगी उसको बोलेंगे टाउनशिप। ठीक। 9th क्वेश्चन, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट डील्स विद। सो एक होती है हमारी सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, वो किस चीज से डील करती है? रूरल लोकल गवर्नमेंट से, अर्बन लोकल गवर्नमेंट से, बोथ एंड भी यानी कि दोनों से वो डील करती है, नन ऑफ द अबव यानी कि वो किसी से डील नहीं करती। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि सही आंसर है ऑप्शन सी, बट सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट को 1954 में सेटअप किया गया था, एंड 1958 तक जो है ये अर्बन एज वेल एज रूरल लोकल गवर्नमेंट दोनों से डील करती थी, बट 1958 के बाद वो केवल और केवल अर्बन लोकल गवर्नमेंट से डील कर रही है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड ये जो पूरी की पूरी सेंट्रल काउंसिल है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक। 10th, which of the following are the voluntary provisions of 73rd Constitutional Amendment Act 1992? कल हमने कुछ कंपल्सरी प्रोविजंस देखे थे, आज बात कर रहे हैं हम वॉलंटरी प्रोविजन की। चार ऑप्शंस हैं यानी कि चार स्टेटमेंट है। पहला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन पंचायत। सेकंड, 21 years to be minimum age for contesting election to पंचायत यानी कि मिनिमम एज 21 हो आपकी। थर्ड, granting financial power to पंचायत। फोर्थ, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लास। अब इन चारों में से कौन से वॉलंटरी प्रोविजंस हैं? ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 3 and 4 ओनली, ऑप्शन सी 1, 3 and 4 और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि चारों के चारों वॉलंटरी प्रोविजन है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 3 and 4। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा जो है वो एक तरह का कंपल्सरी प्रोविजन है, यानी कि पंचायत में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए मिनिमम एज 21 होगी, ये तो करनी पड़ेगी, ना आप इससे कम कर सकते हो ना इससे ज्यादा। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करें पंचायत में, तो ये एक वॉलंटरी प्रोविजन है एंड ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। थर्ड भी एक वॉलंटरी प्रोविजन है कि आप पंचायत को कितनी फाइनेंशियल पावर दे रहे हो, ये डिपेंड करता है उस पार्टिकुलर स्टेट पे। एंड बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन भी, ये भी एक वॉलंटरी प्रोविजन है। बट विमेन के लिए रिजर्वेशन, जो 1/3 रिजर्वेशन विमेन के लिए होता है, वो क्या है? वो एक कंपल्सरी प्रोविजन है। ठीक। 11th क्वेश्चन, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंचायती राज इज टू एंश्योर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। यानी कि जो पूरी की पूरी पंचायती राज व्यवस्था है उसका क्या मूल उद्देश्य है? 2015 में पूछा गया था ये। पहला, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। सेकंड, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। थर्ड, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। फोर्थ, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। सो अब आपको बताना है कि करेक्ट क्या है। ऑप्शन ए 1, 2 and 3, ऑप्शन बी 2 and 4, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। पंचायती राज सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंगेज कर सकें डेवलपमेंट एक्टिविटीज में। दूसरा स्टेटमेंट, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। इन इनडायरेक्ट वे पंचायती राज पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, बट वो एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव नहीं है, सो दूसरा गलत है। तीसरा सही है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इनफैक्ट पंचायती राज का तो ऑब्जेक्टिव ही डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना है, ताकि डेमोक्रेसी जो है वो ग्रास रूट लेवल पे हो। फोर्थ,
बी गलत है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑप्शन सी 1 and 3 only would be our right answer. 12th, what is the system of governance in the पंचायती राज सेटअप? 1996 में इसे पूछा गया था, यानी कि पंचायती राज जो होता है उसमें किस तरह की शासन प्रणाली होती है। ऑप्शन ए सिंगल टियर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल, यानी कि केवल विलेज लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। ऑप्शन बी 2 टियर सिस्टम होता है, एक होती है विलेज लेवल पे, एक होता है ब्लॉक लेवल पे। 3 टियर सिस्टम होता है विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डी 4 टियर सिस्टम होता है विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे। सो इसका सही आंसर क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि पंचायती राज सेटअप में केवल 3 लेवल होते हैं। सबसे नीचे होता है विलेज, जिसमें हम ग्राम सभा की बात करते हैं, फिर ब्लॉक लेवल पे कमिटीज होती हैं, एंड फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है जिला परिषद। ठीक है, सो ऑप्शन सी वुड बी आवर राइट आंसर। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? ए एस के धार कमिटी, बी स्वरण सिंह कमिटी, सी बीपी मंडल कमिटी, डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ये जो तीनों कमिटीज हैं वो किसी तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं है। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? यहां तक बात है एसके धार कमेटी की, तो वो रिलेटेड है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस से। स्वरण सिंह कमेटी रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज से। इनफैक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था? स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। बीपी मंडल कमेटी रिलेटेड है 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स थ्रू आउट द कंट्री। ठीक, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों की तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमिटीज है। 14th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, municipalities are created by an act of parliament. Second, part 9 of the constitution deals with पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज की बात करें या फिर पंचायत की, दे आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। एंड जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, वो केवल और केवल एक ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन विच दिस इंस्टीट्यूशन नीड टू बी क्रिएटेड। इनफैक्ट आई वुड से कि 73rd एंड 74th संविधान संशोधन अधिनियम दे एक्ट एज अ टेम्पलेट एंड नॉट मोर देन दैट। सेकेंड जो है वो हमारा सही है, क्योंकि पार्ट 9 जो है पंचायती राज से डील करता है एंड पार्ट 9 है किससे? म्युनिसिपैलिटीज से। 15th क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज? सो हमें पता है कि पंचायती राज को किसने दिया? 73rd ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। म्युनिसिपैलिटीज को किसने दिया? 74th ने। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को किसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था? ये आपको कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन है, 61st, 86th, 91st, 97th। सो इसका जो भी आंसर है वो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सो इस तरीके से खत्म होता है हमारा आज का सेशन। आई बिलीव आपको लेक्चर पसंद आया हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 40 यूनियन टेरिटरीज, चैप्टर 41 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो डू प्रिपेयर दीज 2 चैप्टर्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।